चैप्टर के नाम से क्लियर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये टर्म्स हमारे लिए कुछ नया नहीं है। सबसे पहली बात, पेयर का मतलब होता है टू। लीनियर इक्वेशंस का मतलब एक ऐसा इक्वेशन जिसके वेरिएबल का हाईएस्ट पावर वन है। एंड टू वेरिएबल का मतलब है कि इसमें टू वेरिएबल्स होंगे। इसका मतलब यदि मैं कहता हूं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, पहले पेयर को हटाओ, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, मतलब टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन। यदि मैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं, सो वी कैन से a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। दिस इज अ काइंड ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बट जब भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की बात की जाएगी तो हमेशा यहां पे टू इक्वेशन बनेगा, तभी हम x एंड y की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। टू फाइंड द एग्जैक्ट सोल्यूशन ऑफ x एंड y वी नीड टू इक्वेशंस। और यदि थ्री वेरिएबल होगा सो वी नीड थ्री इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन वी कैन कंसिडर इन जनरल फॉर्म a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। इस पूरे चैप्टर में हम लोग इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के कई मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ डे टू डे लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इस पूरे चैप्टर के वीडियो को देखने के बाद लीनियर इक्वेशन, एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन और जितने भी एनसीईआरटी बेस्ड रेफरेंस बुक्स होंगे वो सारे क्वेश्चन बहुत इजीली आप कर पाओगे। तो इस पूरे वीडियो को जरूर देखो और इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आप उसको ट्राई करो। आपके पास एक नोटबुक, एक पेन होना चाहिए। जो भी इंपॉर्टेंट बात लगती है, इंपॉर्टेंट नोट्स लगता है, उसको जरूर नोट करते रहो। वीडियो को पॉज करो, नोट करो, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, सुनिए चैप्टर्स पे आते हैं। हमने कहा डिफरेंट मेथड्स हम यहाँ पर सीखेंगे। तो हमारे पास कई मेथड है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के। सबसे पहला जो मेथड है हमारे पास वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। द सेकेंड मेथड इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड एंड तीसरा मेथड हमारे पास है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड एंड द फोर्थ मेथड इज ग्राफिकल मेथड। सो इस पूरे वीडियो में मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड ग्राफिकल मेथड को बहुत डिटेल में लेके चलूंगा और एक एक मेथड में आपको बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन का जनरल आइडिया क्या है और किस तरह से स्टेप बाय स्टेप उसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। यदि मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करूं, नाम से क्लियर है। एक एग्जाम्पल मेरे पास एक एग्जाम्पल से मैं आपको डिटेल में बताता हूं। मेरे पास एक इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 एंड दूसरा इक्वेशन मेरे पास है 2x एंड माइनस 3y इज इक्वल टू 1। और मुझे इन दोनों को सॉल्व करके x एंड y की ऐसी वैल्यू पता करनी है जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड का जनरल आइडिया समझो, सब्स्टिट्यूशन मेथड का टर्म को समझो। सब्स्टिट्यूशन मेथड का जनरल आइडिया है कि किसी भी, सुनो ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं यहां पे। किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करके उस वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। यदि आप ऐसा करोगे तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल बन जाएगा, जिससे कि एक वेरिएबल की एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो मैंने क्या कहा, फिर से सुनो। मैंने कहा कि किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करके दूसरे इक्वेशन में उस वेरिएबल की जगह पे उसको पुट करना है। यदि आप ऐसा करते हो तो आपको एक वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी और फिर दूसरी को फाइंड करेंगे। मैं इसको पूरा सॉल्व करके दिखाता हूं। बेस्ट आइडिया क्या होगा कि फर्स्ट इक्वेशन से उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करो जिसका कोफिशिएंट छोटा है, वो आपके लिए कैलकुलेशन आसान होगा। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास है यहां से मैं x पता कर लेता हूं, क्योंकि x का कोफिशिएंट छोटा है। तो x की वैल्यू यहां पे मिल जाएगी मुझे 4 माइनस 2y। तो मैंने क्या किया, मैंने इक्वेशन 1 से x पता कर लिया और इक्वेशन 1 से जो हमने x पता किया है, इस x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में x की जगह पे ब्रैकेट के अंदर पुट करके सिंप्लीफाई करो। तो मैं यहां पे लिखता हूं सब्स्टिट्यूटिंग x इन इक्वेशन 2। अब मैं इसको इक्वेशन 2 में पुट करता हूं। सो दिस इज कॉल्ड 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 2y minus 3y is equal to 1. So this is called 8 minus 4y
-3y इज इक्वल टू 1, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करो। अब ये वन वेरिएबल इक्वेशन है, यहां से एक वेरिएबल y की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। आप देख सकते हो 8 - 1 इज इक्वल टू 7y, तो ये बन गया 7 इज इक्वल टू 7y। सिंप्लीफाई करते चले जाओ, y की वैल्यू 1 आ गई। तो आप यदि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हो इस तरह से, तो आपको एक वेरिएबल मिल जाता है, और इस वेरिएबल की वैल्यू को आइदर इक्वेशन 1, 2 या 3 में पुट करोगे तो दूसरा वेरिएबल x पे मिल जाएगा। तो यदि मैं इसको पुट करता हूं, सब्स्टिट्यूटिंग y इन इक्वेशन 3, सब्स्टिट्यूटिंग y इन इक्वेशन 3, यदि मैं इक्वेशन 3 में पुट करता हूं तो ये मिलता है x इज इक्वल टू 4 - 2 मल्टीप्लाई 1. So x can be written as 4 - 2, that is equal to 2. So we got x is equal to 2 and y is equal to 1. So x is equal to 2 and y is equal to 1. This is the correct answer for this. जब भी आप लीनियर इक्वेशन के किसी भी क्वेश्चन को किसी मेथड से सॉल्व करते हो, आप अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हो। कैसे? x एंड y का जो आंसर मिला है, इसको गिवन क्वेश्चन में x एंड y की जगह पुट करके देखो। जो गिवन दो इक्वेशन था उसमें x की जगह 2, y की जगह 1 पुट करो। 2 + 2 × 1, यस 2 + 2 4, एंड सेकेंड इक्वेशन पुट करो 2 × 2 = 4 - 3 × 1 1, यस एग्जैक्टली करेक्ट है। सो वेरिफिकेशन जरूरी है, यदि कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो पता चल जाएगा आपको। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का आइडिया क्या समझे आप? आइडिया क्या समझे? किसी भी एक वेरिएबल, किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करके दूसरे इक्वेशन में उसी की जगह ब्रैकेट के अंदर पुट करो। अच्छा, इस बात को मैं लिख देता हूँ, ये लो। जब तक आप पूरी बात को समझोगे नहीं, स्टेप्स को नहीं समझोगे, लॉजिक क्लियर नहीं होगा। मैंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ any one variable from one of the equation and substitute this in another equation. This is the general statement for substitution method. and substitution method के ऊपर जितना भी लेंदी से लेंदी, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन, छोटा से छोटा क्वेश्चन हो, उन सभी को सिर्फ एक स्टेटमेंट से आप सॉल्व कर सकते हो, जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है जी। Find the value of any one variable from any one of the equation and substitute this in another equation will get the value. ठीक है। अब मैं कुछ एग्जांपल लेकर के दिखाता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड का। मेरे पास एक क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन को देखो। जब भी आप किसी सब्स्टिट्यूशन मेथड क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, सबसे पहला काम करो कि इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। नाउ व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, देखो ये मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। किसी भी इक्वेशन को a1x + b1y = c1 के फॉर्म में लिखो, फिर हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास जो क्वेश्चन है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1। यदि मैं फर्स्ट पार्ट की बात करता हूँ, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट को देखो। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मेरे पास है x/2 एंड +y = 0.8। मैं इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाता हूं, क्योंकि अभी तक डेसिमल, फ्रैक्शन ये बहुत लेंदी लग रहा है दिखने में। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, एलसीएम लेता हूँ। x + 2y एंड डिवाइडेड बाय 2 एंड 0.8 कैन बी रिटन 8/10। ओके, सो ये 4 2 जा और ये 5 2 जा 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 5x एंड प्लस 10y = 8। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है जी। ओके, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है x + y/2 = 7/10। इससे भी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाओ, एलसीएम लो। 2x + y डिवाइडेड बाय 2 = 7/10। ओके, ये कैंसिल हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये बन गया 10x + 5y = 7। ये हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 बन गया। किसी भी, देखो ऐसे सॉल्व तो हम डेसिमल के फॉर्म में भी कर सकते थे, बट यदि इस फॉर्म में ले आते हैं तो हमारे लिए कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले आप इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए। अब इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने का सब्स्टिट्यूशन मेथड का आइडिया मैंने क्या बताया था कि फर्स्ट इक्वेशन से जिसका कोएफिशिएंट छोटा है उसकी वैल्यू को फाइंड करो, दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो। करते हैं। ये देखो मेरे पास दो इक्वेशन है। अब मेरे पास जो क्वेश्चन है
इक्वेशन 1 से हम x पता कर लेते हैं। ये देखो 5x इज इक्वल टू, इक्वेशन 1 को देखो 8 माइनस 10y, देन x कैन बी रिटन एज 8 माइनस 10y डिवाइडेड बाई 5, और इस वैल्यू को कहाँ पुट कर दें? इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में ब्रैकेट के अंदर x की जगह इसको पुट करो, 8 माइनस 10y डिवाइडेड बाई 5 एंड प्लस 5y इज इक्वल टू 7। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 80 माइनस 100y एंड प्लस 25y इज इक्वल टू 35। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया माइनस 75y इज इक्वल टू 35 माइनस 80, तो ये माइनस 45 बन गया। ठीक है, 35 माइनस 80 एंड y कैन बी रिटन एज माइनस 45 बाई माइनस 75। यदि मैं इसको कैंसिल करूं तो 15 3 जा और 15 5 जा, सो y की वैल्यू क्या आ गई 3/5। कितना भी लेंदी कैलकुलेशन हो, बट एक जनरल आइडिया, यदि उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करोगे तो कैलकुलेशन हमेशा आसान होगा। अब y की इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दो या इक्वेशन 3 में कर दो। इक्वेशन 3 में तो मुझे x मिल जाएगा 8 माइनस 10 मल्टीप्लाई 3/5 डिवाइडेड बाई 5, तो ये बन जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 8 माइनस 6 2/5, सो वी गॉट x इक्वल टू 2/5। सो वी गॉट x इक्वल टू 2/5 एंड y इक्वल टू 3/5। आइडिया क्या था? आइडिया क्या था कि आप x फर्स्ट इक्वेशन से x पता करो या y पता करो, दूसरे में उसकी जगह पुट कर दो। अब यदि मैं सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखता हूं तो मेरे पास है s माइनस टी इक्वल टू 3। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास यहाँ पर है s माइनस टी इज इक्वल टू 3 एंड दूसरा इक्वेशन मेरे पास है s/3 एंड प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या है। वेरिएबल यहाँ पे एक्स वाई नहीं है, बल्कि वेरिएबल एस एंड टी है। ओके, कोई बात नहीं, एस एंड टी में मैं एक काम करता हूं, पहले इक्वेशन 2 को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आता हूं। इक्वेशन 1 तो सही है, स्टैंडर्ड फॉर्म एलसीएम लो, 2s प्लस 3t डिवाइडेड बाय 6 क्रॉस मल्टीप्लाई करो 36 बन गया। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन से s पता करके सेकंड इक्वेशन में s की जगह ब्रैकेट में पुट करो। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन से s माइनस टी इक्वल टू 3 था, तो मैंने यहाँ पे s पता कर लिया और ये बन गया 3 प्लस टी, और इस इक्वेशन को मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन 2 में, तो मैं लिखता हूँ सब्स्टिट्यूटिंग s इन इक्वेशन 2। सो मैं कह सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस टी एंड प्लस 3t इज इक्वल टू 36। सो ये बन गया 6 प्लस 2t एंड प्लस 3t इज इक्वल टू 36, देन 5t इज इक्वल टू 30, देन t इज इक्वल टू 6। सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हो एंड t इक्वल टू 6 को मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन 3 में, तो मुझे s मिल जाएगा। सो इक्वेशन 3 में पुट कर दो, s इज इक्वल टू 3 प्लस 6, s इज इक्वल टू 9। मैंने जो आइडिया बताया, इस आइडिया के ऊपर आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखो, जरूर सॉल्व हो जाएगा। आइडिया क्या था? फर्स्ट इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करके सेकंड इक्वेशन में उसकी जगह पुट कर दो, ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल एंड सेकंड वेरिएबल जो बचा है उसको फाइंड करने के लिए इक्वेशन 3 में उसको पुट कर दो, यू विल गेट द आंसर। वेरी सिंपल, आइडिया आपको पता चल गया। इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर जो भी सवाल पूछे जाएंगे आप उसको बहुत इजीली कर सकते हो। अब मेरे पास तीसरा जो क्वेश्चन है, ये थोड़ा दिखने में लेंदी लग रहा है, बट कोई बात, इसको भी आप बहुत इजीली कर सकते हो। तीसरा पार्ट है x बाई ए एंड प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 2। तीसरा पार्ट है x बाई ए एंड प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 2 एंड ए एक्स माइनस बी वाई। दूसरा इक्वेशन है ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी होगा, क्योंकि यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो अल्फाबेटिक है, वो न्यूमेरिकल कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट क्या है? ए एंड बी। वेरिएबल क्या है? एक्स एंड वाई। ओके, सो फर्स्ट इक्वेशन को मैं पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन को मैं पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाता हूँ पहले, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को एलसीएम लेता हूँ bx
प्लस ए वाई डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू 2। तो ये बन जाता है बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 2ab। सो ये बन जाता है बी एक्स इज इक्वल टू 2ab माइनस ए वाई। तो ये बन जाता है x इज इक्वल टू 2ab माइनस ए वाई एंड डिवाइडेड बाई b। तो आपने देखा यहाँ पर x की वैल्यू मिल गई मुझे। मैंने कहा इक्वेशन 1 से x पता कर लो, कर लिया हमने पता। और इस x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में x की जगह पे पुट कर दो। हमेशा कहता हूं ब्रैकेट के अंदर पुट करो, कैलकुलेशन इजी होगा। तो मैं इस x को इक्वेशन 2 में पुट करता हूं, तो ये बनता है a मल्टीप्लाई, कैलकुलेशन केयरफुली करो, कितना भी लेंदी से लेंदी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 2ab माइनस ए वाई डिवाइडेड बाई बी, एक्स की जगह पुट कर दिया, माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, ये देखिए 2a स्क्वायर भी ब्रैकेट हटाते हैं, माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर वाई एंड डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2a स्क्वायर बी माइनस y कॉमन लिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। राइट, y को लेफ्ट साइड में और रिमेनिंग पार्ट कांस्टेंट को राइट साइड में शिफ्ट कर दोगे तो क्या बनता है, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई इक्वल टू ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यू एंड माइनस 2a स्क्वायर बी। मैंने कहा कैलकुलेशन को इजी करने के लिए स्टेप बाय स्टेप करो, जितने ज्यादा नंबर ऑफ स्टेप लिखोगे उतना कैलकुलेशन इजी होगा। अब मैं लाइक टर्म को एक साथ लिखूं तो ये मिलता है माइनस बी क्यू माइनस ए स्क्वायर बी। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या कॉमन फैक्टर, इसको देखो, व्हाट इज द कॉमन फैक्टर इन द राइट हैंड साइड, इट इज माइनस बी। द रिमेनिंग पार्ट वी कैन से बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस भी कैंसिल हो गया, वाई की वैल्यू बी आ गई। और वाई की वैल्यू को बी को यदि इक्वेशन 3 में पुट करते हो तो x इज इक्वल टू क्या बनता है, पुट करता हूं मैं ए बी, तो 2ab माइनस ए बी बाई बी ए बन जाता है, x इज इक्वल टू वाई इक्वल टू बी। क्या ये सही है? गिवन क्वेश्चन में x की जगह पे, गिवन क्वेश्चन के दोनों इक्वेशन में x की जगह a एंड y की जगह b पुट करके देखो, सेटिस्फाई हो रहा है। यस, a बाई ए प्लस बी बाई बी 2 एंड ए स्क्वायर माइनस बी, बिल्कुल सही है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक स्टेटमेंट मैंने आपको दिया, उसी स्टेटमेंट के बेसिस पे बड़ा से बड़ा लेंदी से लेंदी क्वेश्चन सॉल्व होगा। जो पहला स्टेप क्या होगा कि आप इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। यदि आपको कुछ फास्ट लग रहा हो, कुछ जल्दी लग रहा हो तो कोई बात नहीं, ये रिकॉर्डेड वीडियो है, आप इसको रिवाइंड करके दोबारा सुन सकते हो। सब्स्टिट्यूशन मेथड फर्स्ट टॉपिक हमने कंप्लीट किया। अगला टॉपिक मेरे पास है एलिमिनेशन मेथड। सो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास है एलिमिनेशन मेथड। यदि मैं एलिमिनेशन मेथड की बात करूं, नाम से क्लियर है, एलिमिनेट मतलब उन दोनों इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, हटाना है। तो कैसे होगा, इसको भी एक एग्जांपल से देखो। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, मेरे पास एक एग्जांपल है मेरे पास 2x माइनस y इज इक्वल टू 3 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है। देखो, एलिमिनेशन मेथड का आइडिया कहता है कि आइदर x या y किसी भी एक वेरिएबल के दोनों कोफिशिएंट को इक्वल ले आओ। पहले ऐसा कुछ करो जिससे कि दोनों इक्वेशन के किसी भी एक वेरिएबल का दोनों कोफिशिएंट सेम हो जाए, और उसके लिए आप पूरे इक्वेशन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो। बस जो भी करोगे दोनों साइड में करोगे। यहां पर यदि मैं इक्वेशन 1 से 2 को मल्टीप्लाई करता हूं तो फायदा क्या होता है, इक्वेशन 1 का जो y का कोफिशिएंट है वो 2 बन जाता है, और इक्वेशन 2 में पहले से y का कोफिशिएंट 2 था, इसको कुछ मत करो, एज इट इज छोड़ दो। सो इक्वेशन 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हर एक टर्म को 2 से मल्टीप्लाई को, जल्दीबाजी मत करना, हर एक टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4x
-2y = 6 और इक्वेशन 1 2 को हमने एज इट इज इसके नीचे लिख दिया। अब आपने सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ा था कि हम किस तरह से दो पॉलिनोमियल को या दो इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नाउ वी कैन ऐड बोथ द इक्वेशन। यदि उन जिसका कोफिशिएंट इक्वल है उसका साइन अपोजिट है तो ऐड कर दो, और साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आप यहां पे देख रहे हो मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा। ऐड करने से एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा, और मेथड का नाम भी क्या था? एलिमिनेशन मेथड। सो मैं कह सकता हूं इफ वी आर एडिंग दीज टू इक्वेशन, सो -2y कैंसिल विद +2y एंड द लेफ्ट हैंड साइड वी विल गेट 5x 4x plus x and 6 plus 4 10, then x can be written as 2. This is the idea to solve the question of elimination method. बट ये तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल था। जो प्रॉब्लम और जो चैलेंजिंग पार्ट होगा इन क्वेश्चन में कि आप इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। जब तक ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, सुनिए। तो x मिल गया, y पता करना है। अब आप x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, आइदर 1 या 2। तो सब्स्टिट्यूटिंग x इन इक्वेशन 1 पुट करके देखो, 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस y = 3। ठीक है, सिंप्लीफाई करो, 4 माइनस y = 3, देन वी कैन से -y = -1, so y = 1, so x = 2 and y = 1। क्या ये आंसर करेक्ट है? इस बात को चेक करने के लिए हम इन दोनों x एंड y की वैल्यू को गिवन क्वेश्चन के दोनों इक्वेशन में पुट करके देखेंगे, ये सेटिस्फाई होना चाहिए, और हो रहा है तो सही है। तो एलिमिनेशन मेथड का आइडिया क्या था कि आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन में आइदर x या y किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को इक्वल करना है, और इक्वल करने के लिए आप किसी भी कांस्टेंट से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो। सो दिस इज द आइडिया टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में बहुत सारे डिफरेंट पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना आपको सीखना है। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूं फटाफट। सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 2 इस क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, मैं पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना सिखाता हूं आपको। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम लेता हूं, तो x + 2y डिवाइडेड बाई 2 = 8/10। ठीक है, तो ये यहाँ से कैंसिल होता है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो 5x एंड प्लस 10y = 8। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आता है। सेकेंड इक्वेशन, ओके, सेकेंड इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लाई को 7 = 10x एंड प्लस 10 × y/2 दैट इज 5y। क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने तो x × 10 हो गया और y/2 × 10 हो गया, तो ये 5y। तो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म मिला 10x + 5y = 7। अब देखो, जरूरी नहीं कि हम y के कोफिशिएंट को इक्वल करें, आप x का भी कर सकते हो, y का भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। यहां पर यदि मैं x के कोफिशिएंट को इक्वल करना चाहूं तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन 1 के हर एक टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इक्वेशन 2 को एज इट इज लिखो क्योंकि कोफिशिएंट इक्वल मिल चुका है, और इक्वेशन 2 को एज इट इज कॉपी कर दो। अब हमारी कोशिश ये थी कि इन दोनों इक्वेशन में किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल हो जाए। हो गया इक्वल, 10x एंड 10x साइन सेम है, वी कैन सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशन। आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो नीचे वाले इक्वेशन के हर एक टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, तो 10x और 10x कैंसिल हो जाएगा। 20y और -5y = 15y एंड 16 - 7 = 9। So y can be written as 9/15। यदि आप 3 से कैंसिल करोगे तो 3 × 3 = 9 and 5 × 3 = 15। We got y = 3/5। We got y। We can substitute this y in either equation 1 or equation 2। यदि मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूं तो 5x and plus 10 मल्टीप्लाई y की जगह 3/5 = 8, तो ये बन गया 2। So it can be 5x
plus 6 is equal to 8, then 5x is equal to 2, then x is equal to 2/5। डिफरेंट पैटर्न पे क्वेश्चन हम लोग एलिमिनेशन मेथड का कर रहे हैं। एक और नेक्स्ट पैटर्न देखो फटाफट। मेरे पास एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें डिनोमिनेटर में वेरिएबल है। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया उसमें डिनोमिनेटर में कांस्टेंट था, बहुत आसान था। यदि डिनोमिनेटर में वेरिएबल है तो बेस्ट एंड सिंपल आइडिया क्या है, देखो सिंपल आइडिया। आप देखिए फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास है 2/x एंड प्लस 3y इज इक्वल टू 13, और सेकेंड इक्वेशन मेरे पास है 5/x माइनस 4/y इज इक्वल टू -2। हालांकि कई सारे बुक में आपको ऐसा मिलेगा कि 1/x को u मान लें एंड 1/y को v मान लें, मतलब अलग अल्फाबेट में हम इसको कन्वर्ट कर लें, बस जरूरी नहीं है। आप सीधा कोफिशिएंट को इक्वल करने का ट्राई करो, कैलकुलेशन 2 स्टेप में हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन 2 को 3 से। तो यहां पर जो y का कोफिशिएंट है वो 12/y एंड 12/y हो जाता है। सो इक्वेशन 1 के हर एक टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा 8/x एंड प्लस 12/y इज इक्वल टू 52। ठीक है, इक्वेशन 2 के हर एक टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करो, 15 डिवाइडेड बाई x माइनस 12 डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू -6। इन दोनों इक्वेशन में यदि हम ऐड करना चाहें तो साइन अपोजिट है, तो 12/y माइनस 12/y कैंसिल हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा 8/x प्लस 15/x इज इक्वल टू 52 माइनस 6 इज इक्वल 46। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड 23 डिवाइडेड बाई x is equal to 46. After cross multiplying 23 is equal to 46x, then x can be written as 23/46, then x can be written as 1/2. So we got x is equal to 1/2, और x की इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में यदि हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो बहुत केयरफुली करना, 2 डिवाइडेड बाई 1/2 एंड प्लस 3 डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू 13। तो ये बन गया 4 प्लस 3/y इज इक्वल टू 13, देन 3/y इज इक्वल टू 9, देन y इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो वी गॉट द आंसर। यहां पर आपने देखा हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड सीखे जहां पे डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ रहा है। आइडिया सेम था, हमें अल्टीमेटली उन वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को इक्वल करने के लिए किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप या तो एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके ले आओ या दोनों में करना पड़ सकता है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है ये 2x प्लस 5y इक्वल टू 6xy। यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को लिखता हूं तो 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 6xy। दूसरा इक्वेशन है 4x माइनस 5y इज इक्वल टू -3xy। यहां पे y का कोफिशिएंट पहले से ही इक्वल है तो कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ मल्टीप्लाई करना ही नहीं है। आप सीधे इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर सकते हो, 5y से 5y कैंसिल हो जाएगा। ऑन एडिंग बोथ द इक्वेशन इट कैन बी 6x इज इक्वल टू 3xy। ठीक है जी, अब यहां पे x और x को कैंसिल कर लो तो 6 इज इक्वल टू 3y, वी कैन से y इज इक्वल टू 2। We can substitute y equal to 2 in any of the equation, we'll get the value of x। तो मैं एक काम करता हूँ, इक्वेशन 1 में x y की जगह पे पुट कर देता हूँ इसको। 5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6x मल्टीप्लाई 2। ये बन गया 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 12x। तो इट कैन बी रिटन एज 2x माइनस 12x माइनस 10x इज इक्वल टू -10, देन x कैन बी रिटन एज 1। So we got x equal to 1 and y equal to 2। अब इस वैल्यू को गिवन क्वेश्चन के दोनों इक्वेशन में पुट करके देखो क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है। पुट करके देखो, x एंड y की जगह 1 एंड 2 पुट करके देखो गिवन इक्वेशन में। जो भी मैं बात कहता हूं करके देखो, वहां पे वीडियो को पॉज कर दिया करो, करके देखो, फिर प्ले करो, फिर आगे बढ़ो। मेरे पास समय कम इसलिए मैं फटाफट आगे बढ़ रहा हूं, आप थोड़ा रुक रुक के धीरे धीरे आराम से चलिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन मेरे पास है। मैं डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज अ 5 स्टार क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो मैंने आपको आइडिया बताया, उस आइडिया से हमें एक्स या वाई किसी भी कोफिशिएंट को इक्वल करना था। यहाँ पे यदि हम करने जाएंगे तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टर्म, यहाँ पे कोफिशिएंट बहुत लेंदी है। तो जब भी किसी क्वेश्चन में दोनों इक्वेशन के एक्स एंड वाई का कोफिशिएंट इंटरचेंज हो रहा हो, इसका एक शॉर्टकट मेथड, एक ट्रिक्स मैं आपको बताता हूं। जब भी किसी क्वेश्चन में बहुत लार्ज कोफिशिएंट है एंड एक्स एंड वाई का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में इंटरचेंज हो रहा है, यदि ऐसी सिचुएशन बनती है, तभी इस कॉन्सेप्ट को लगाओगे जो मैं अब बता रहा हूं। तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि आप सबसे पहले इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करिए। इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करिए तो 7 + 1 8, 3 + 1 4 एंड 3 348x एंड प्लस 348y इज इक्वल टू 7 + 3 10, 2 + 1 3 + 1 4 17। ओके, एंड सो यदि 348 को कॉमन लिया जाए तो x + y इज इक्वल टू 1740/348। तो यदि मैं इसको लिखता हूँ x + y इज इक्वल टू 5, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो दिस इज द थर्ड इक्वेशन। तो पहले मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर दिया। अब मैं इक्वेशन 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। यदि मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 217x प्लस 131y इज इक्वल टू 913। और एक काम करता हूँ, यहीं पे सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, इतना लेंदी लिखने की क्या जरूरत है। यदि मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 7 - 1 क्या हो जाता है 6 एंड 11 - 3 हो जाता है 8, बस ना। हाँ, एंड माइनस यदि मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो ये कितना बनता है, अगेन सेम थिंग, इट इज 86y इज इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 13 - 7 6 एंड 10 - 2 8, ये भी 86 आ जाएगा। 86 आएगा ना, 27 13 14, यस। सो यदि मैं 86 कॉमन लेता हूं तो x - y इक्वल टू 86/86 1 आ गया। दिस इज द फोर्थ इक्वेशन। तो जब भी किसी क्वेश्चन में कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो रहा है, तो यदि आप उन दोनों इक्वेशन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे तो दो नए इक्वेशन बनेंगे, जिसका कोएफिशिएंट बहुत सिंपल, आसान सा हो जाएगा। अब मेरे पास क्वेश्चन इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 है। इसको सॉल्व करना हमारे लिए बहुत आसान है, क्योंकि कोएफिशिएंट पहले से इक्वल है। यदि मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूं तो y कैंसिल हो जाता है एंड 2x इक्वल टू 6x कैन बी रिटन एज 3। एंड x की इस वैल्यू को यदि मैं इक्वेशन 3 में पुट कर देता हूं तो 3 प्लस y इक्वल टू 5, वी कैन से y इक्वल टू 2। सो वी गॉट x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2। इज वेरी सिंपल। शॉर्ट ट्रिक्स मैंने आपको इसमें बताया। ये ट्रिक्स हमेशा याद रखना कि जब भी कोई लार्ज कोएफिशिएंट है एंड कोएफिशिएंट x एंड y का इंटरचेंज हो रहा है, देन ओनली वी कैन अप्लाई दिस आइडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एलिमिनेशन मेथड के ऊपर कई ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे जहां पर कोएफिशिएंट अल्फाबेट्स के फॉर्म में होगा, तो इसके लिए भी आइडिया सेम होगा, बट कैलकुलेशन केयरफुली करना है, क्योंकि लेंदी हो सकता है। देखिए, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन में हम ऐसा क्या करें कि कोई कोएफिशिएंट इक्वल हो जाए। तो एक काम करता हूं, मैं इक्वेशन 1 को 1/a से मल्टीप्लाई करता हूं और इक्वेशन 2 को एज इट इज छोड़ देता हूं। तो जब इक्वेशन 1 को 1/a से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन 1 क्या बनेगा, x/a²। हर एक टर्म को 1/a से मल्टीप्लाई करो, y/ab इज इक्वल टू a प्लस b/a। हर एक टर्म को हमने 1/a से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन 2 को देखो, x/a² एंड प्लस y/b² इज इक्वल टू 2। अब यदि आप इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे, क्योंकि कोएफिशिएंट x/a² सेम आ चुका है, यदि मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये कैंसिल हो जाता है और ये y/ab माइनस y/b² इज इक्वल टू a/a क्या हो गया 1 एंड प्लस b/a -2 बनता है। अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है और y पता करना है। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम लेता हूं, तो ये बनता है ab², तो ये by माइनस ay इज इक्वल टू, यदि मैं यहां पे एलसीएम लेता हूं तो a प्लस b -2a। ठीक है, सो b
वाई माइनस ए वाई डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी माइनस ए डिनोमीटर का हमने कैंसिल कर लिया था, और अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो b माइनस ए मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बी माइनस ए। तो b माइनस ए कैंसिल हो गया, y इक्वल टू बी स्क्वायर आ गया। देखो मैंने एक आइडिया आपको बताया, उस आइडिया से आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, बड़ा से बड़ा लेंदी से लेंदी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइडिया तो हमने यहां भी वही लगाया है। So we got the value of y. We can put this y in either equation 1 or equation 2. Better we should substitute in equation 1. तो x by a and plus y की जगह b square put कर दो, b square by b is equal to a plus b. So x divided by a and plus b is equal to a plus b. ये b और b कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई a square. So we got x equal to a square and y equal to b square. अब देखो, जब भी आप कोई लेंदी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, मैंने आपको पहले ही लीनियर इक्वेशन शुरू करते ही कहा था कि आप अपने आंसर को वेरीफाई भी किया करो। x इक्वल टू ए स्क्वायर, वाई इक्वल टू बी स्क्वायर गिवन क्वेश्चन के दोनों इक्वेशन में पुट करके देखो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, और कर रहा है तो बिल्कुल सही है। एलिमिनेशन मेथड के ऊपर जितने भी टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल थे वो हमने किए। अगला मेथड जो मेरे पास है वो है ग्राफिकल मेथड। बहुत आसान और बहुत सिंपल है। ग्राफिकल मेथड के प्रॉब्लम्स को हम ग्राफ नोटबुक पे करें तो हमारे लिए बहुत आसान होगा। ग्राफिकल मेथड में हमें करना क्या है, तो जो दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है उसका ग्राफ बनाना है। ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, ये हमने पहले की क्लास में पढ़ा हुआ है। मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूं। मेरे पास एक क्वेश्चन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 and x minus 2y is equal to 0। मुझे इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हमेशा स्ट्रेट लाइन बनाता है। कैसे? तो आपको करना क्या है, हर एक इक्वेशन में एक टेबल बनानी है, और उसके पहले आपको क्या करना है, इक्वेशन में जिसका कोएफिशिएंट छोटा है उसको लेफ्ट साइड में रखो और बाकी को राइट साइड में शिफ्ट कर दो। ऐसा इक्वेशन बनाओ, और इस इक्वेशन के नीचे एक ऐसा टेबल बनाओ, और उस टेबल में x एंड y की 3 पॉसिबल वैल्यू लो जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। कोई भी 3 पॉसिबल, कम से कम 3 लो, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी ले सकते हो, कम से कम 3 वैल्यू लेनी है। यदि मैं x के जगह पे 0 पुट करता हूं, देखो इक्वेशन को y इक्वल टू 5 माइनस 2x को देखो x के जगह 0 पुट करो तो y 5 आ गया। यदि मैं x की जगह पे 1 पुट करता हूं तो 5 माइनस 2 3 हो जाएगा। यदि मैं x की जगह 2 पुट करता हूं तो 5 माइनस 2 2 जा 4 1 हो जाएगा। आप पॉजिटिव भी ले सकते हो, नेगेटिव भी ले सकते हो, 0 भी ले सकते हो। तो यहां पे हमें 3 कोऑर्डिनेट मिला, 0,5 1,3 एंड 2,1, और इन सभी को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली ये तो मैंने इक्वेशन 1 के लिए बनाया, सिमिलरली इक्वेशन 2 के लिए बनाओ। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 0। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, x इक्वल टू 2y। अब यहां पर भी यदि आप एक ऐसा ही टेबल बनाते हो जिसमें x एंड y की कम से कम 3 ऐसी वैल्यू लेते हो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यदि मैं y को 0 पुट करता हूं तो x भी 0 आता है, x इक्वल टू 2y है ना। यदि मैं y को 1 पुट करता हूं तो x इक्वल टू 2 इंटू 1 2 होता है। यदि मैं y को 2 पुट करता हूं तो x 4 आता है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बना। सो यहां पे 3 पॉइंट मिले। फर्स्ट टेबल के पॉइंट को पहले ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके और स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर देंगे, उसके बाद सेकंड का भी स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। दोनों स्ट्रेट लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही इसका आंसर होगा। तो मैं बनाता हूं इसका ग्राफ, सुनिए। ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, वी हैव अ कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसको मैं लिखता हूं x y x डैश y डैश, ठीक है। अब इसको अप्रॉक्सीमेट लेता हूं मैं। आप ग्राफ पे बनाओगे तो आपको एग्जैक्ट मिलेगा 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4, इधर 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, राइट। अब मेरे पास सबसे पहला पॉइंट क्या है, 0,5। फर्स्ट टेबल को देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या है, 0,5।
1 2 3 4 5, फर्स्ट पॉइंट हो गया ये 0,5। सेकेंड पॉइंट हमारे पास है 1,3, ओके 1,3, दिस इज द पॉइंट 1,3। तीसरा पॉइंट मेरे पास है 2,1, ओके तो एक्स एक्सिस का 2, वाई एक्सिस का 1, दिस इज द पॉइंट 2,1। ठीक है, इन तीनों को ज्वाइन करो स्केल से, फ्री हैंड से मत करना, स्केल से करना। इन तीनों को स्केल से ज्वाइन करो, कर दिया ज्वाइन, एक स्ट्रेट लाइन बना और इसका नाम लिखो कि ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 से बना है। तो दिस इज द ग्राफ फॉर द फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। सेकेंड मेरे पास है पहला पॉइंट 0,0, सेकेंड टेबल को देखो, पहला पॉइंट 0,0, दूसरा पॉइंट 2,1, सेम पॉइंट आ रहा है, तीसरा पॉइंट 4,2, ओके सो दिस इज द थर्ड पॉइंट। अब मैं इन तीनों को ज्वाइन करूंगा, ये भी एक स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए। एंड इस लाइन का नाम हो गया x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये दोनों लाइन कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी द आंसर बाय ग्राफिकल मेथड। तो ये जो पॉइंट मुझे मिल रहा है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड 2,1। so therefore we can say according to graph the answer is x equal to 2 and y equal to 1। दिस इज कॉल्ड द ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में कई टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसा ही पूछा जा सकता था कि इस ग्राफ में इन दोनों लाइन और वाई एक्सिस का जो शेडेड पोर्शन है उस ट्राइंगल का एरिया पता करो, या ये दोनों लाइन और एक्स एक्सिस के साथ जो एक बाउंडेड ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया पता करो, या इसमें कौन सा लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है या वाई पे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो कोऑर्डिनेट पता करो। यदि आप इस पूरे डायग्राम को ग्राफ पे बनाओगे तो उन सभी क्वेश्चन का आंसर आप कर पाओगे। ठीक है जी, तो इस तरह से ग्राफिकल मेथड के किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो। आइडिया आपने सीख लिया। अब मैं कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको। एक मेरे पास क्वेश्चन है, सुनिए। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। ओके, पहले सॉल्व करना है एंड सेट द रीजन बाउंडेड दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस एंड आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। इंटरेस्टिंग, ओके करते हैं। तो पहला इक्वेशन मेरे पास है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, और इस इक्वेशन को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ y इक्वल टू 6 माइनस 2x। यहाँ पे मैं एक टेबल बनाता हूँ। पहले यहाँ पे सबसे पहले मैं एक टेबल बनाता हूँ और इस टेबल में कम से कम 3 पॉइंट्स लेना है आपको। तो मैं x की जगह पे यदि 1 पुट करता हूँ, सॉरी x की जगह करना था ना, बिल्कुल x की जगह यदि मैं 1 पुट करता हूँ तो y इक्वल टू 6 माइनस 2 4 हो जाएगा। x की जगह यदि मैं 2 पुट करता हूँ तो y 6 माइनस 2 2 जा 4 2 हो जाएगा। x की जगह यदि मैं 3 पुट करता हूँ तो y इक्वल टू 6 माइनस 6 0 हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा इक्वेशन देखो, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, इसको मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू 2x। और यहाँ पर भी मैं एक टेबल बनाता हूँ, ये देखो यहाँ ही मैं टेबल बनाता हूँ। ये एक्स वाई है हमारे पास, एक्स वाई है हमारे पास, और ये टेबल हमने बनाया। ठीक है, x को 0 पुट किया जाए तो y 0 आ रहा है, x को 1 पुट कर दिया जाए y 2 आ रहा है। कुछ भी ले सकते हो, पॉजिटिव या नेगेटिव या जीरो, जो मर्जी लो नंबर, बट ऐसा नंबर लो जो फ्रैक्शन में ना हो, डेसिमल में ना हो, इंटीग्रल वैल्यू हो, जिसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना आसान हो। x इक्वल टू 2 पुट किया तो y इक्वल टू 2 2 जा 4 आ गया। नाउ वी हैव टू मेक द ग्राफ। ओके, पहले ग्राफ बनाते हैं। सो सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाता हूँ। दिस इज द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन एक्स डैश एंड वाई डैश। ओके, कोऑर्डिनेट एक्सिस 1 2 3 4 पॉइंट ले लिया हमने, 1 2 3 4 पॉइंट ले लिया हमने, -1 -2 -3 -4 पॉइंट ले लिया हमने, -1 -2 -3 -4 पॉइंट ले लिया हमने। सबसे पहला पॉइंट है 1,4। ओके, 1,4, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट 1,4। सेकेंड पॉइंट 2,2। ओके, सेकेंड पॉइंट वी हैव 2,2, ये देखो सेकेंड पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट 3,0 3,0, यस। सो मैंने इन तीनों पॉइंट्स को रिप्रेजेंट किया। इसको स्केल से ज्वाइन करो, आपके पास स्केल होगा, आप स्केल से ही करना है इसको ज्वाइन। मैं ट्राई करता हूँ कि एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन बने, नहीं बना, दोबारा ट्राई करता हूँ। स्ट्रेट लाइन अप्रोक्सीमेट बना, आप एग्जैक्ट लाइन बनाइएगा। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6।
दूसरा मेरे पास लाइन है 0,0, 1,2, 1,2 एंड 2,4। ओके, 1,2 एंड 2,4। ओके, एक सेकेंड, 2y4। ओके, सो ये बन रहा है मुझे, और ये हमने ज्वाइन कर दिया। सो ये दूसरा लाइन बना, लाइन का नाम लिख देता हूँ 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब आपको देखना है कि इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिला। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैं आपको बताता हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए। 4x इज इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3/2। तो x इक्वल टू 3/2 और x इक्वल टू 3/2 ले तो y इक्वल टू 3 आ रहा है। सो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है पॉइंट ए, ये 3/2, 3 आ रहा है। So therefore we got the answer. We can say therefore x is equal to 3/2 and y equal to 3. So we got the answer. First part हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन को आगे पढ़ो, लिखा हुआ है कि पहले तो solve the following equation graphically and set the region bounded by these line and x axis. Okay, ये line और x axis का shaded portion, ये देखो इस लाइन और एक्स एक्सिस का सेडेड पोर्शन बन रहा है। ये सेडेड पोर्शन है इस लाइन और एक्स एक्सिस का, और इस पॉइंट को यदि मैं बी मान लेता हूं, इसका कोऑर्डिनेट है 3,0 और ये पॉइंट ओ है। अब क्वेश्चन लिखा है कि इस ट्राइंगल का एरिया ही पता करो। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ सेडेड पोर्शन। सो वी कैन से द एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहां देखना, एरिया ऑफ ट्राइंगल, वी कैन से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। इस ट्राइंगल का एरिया हाफ मल्टीप्लाई बेस, बेस कितना है OB, एंड परपेंडिकुलर, ड्रॉ करो परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है, इस पॉइंट को P मान लो, मल्टीप्लाई AP। अब आपको पता करना है कि OB का डिस्टेंस कितना है 3 और AP का डिस्टेंस कितना है 3। सो ये बन गया 9/2 स्क्वायर यूनिट। दिस इज द फाइनल आंसर। तो बेस का लेंथ हमने पता कर लिया। यदि ग्राफ पे बनाओगे तो एग्जैक्ट मिल रहा है 1 2 3, एंड परपेंडिकुलर AP का डिस्टेंस कितना है 1 2 3। सो बेस एंड परपेंडिकुलर दोनों 3 है, हाफ मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9/2 स्क्वायर यूनिट। दिस इज कॉल्ड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो ग्राफिकल मेथड पे ग्राफ बनाने के बाद कई डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता था कि इस ग्राफ का y एक्सिस के साथ जो ट्राइंगल बन रहा है इसका एरिया पूछा जाता, तब भी हम इसको कर लेते, आइडिया सेम था। ठीक है जी। तो ग्राफिकल मेथड में कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसको आप कर सकते हो। ग्राफिकल मेथड में एक और इंपॉर्टेंट बात आती है, वो आता है कंडीशंस। कंडीशंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जितने भी इक्वेशन अभी तक हमने सॉल्व किए ये सभी हमसे सॉल्व हो गया, बट कुछ ऐसे भी इक्वेशन मिलेंगे जो सॉल्व होंगे ही नहीं। तो कंडीशंस टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारे पास है कंडीशंस फॉर सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सुनो, मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है, सबसे पहला a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। मेरे पास दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। और इन दोनों इक्वेशन, इन दोनों लीनियर इक्वेशन में मुझे कंडीशंस पता करना है। ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब सॉल्व होगा, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, या नो सॉल्यूशन होगा। तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं यहाँ पे। सबसे पहला आप कोएफिशिएंट को देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो एंड कोएफिशिएंट को देखो। यदि किसी क्वेश्चन में a1 डिवाइडेड बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2 होता है, देन वी कैन से द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। ये यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन है। यदि किसी क्वेश्चन में a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2 इज ऑल्सो इक्वल टू c1 बाय c2 होता है, तो इसको हम कहते हैं देन इट इज फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। मतलब उन दोनों सॉल्यूशन में, उन दोनों इक्वेशन का ऐसा बहुत सारा सॉल्यूशन हो सकता है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, एंड तीसरा कंडीशन मेरे पास है इफ a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2। इस केस में द सिस्टम है नो सॉल्यूशन, मतलब इसको सॉल्व करना पॉसिबल ही नहीं है, इसको सॉल्व किया ही नहीं जा सकता है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिचुएशन। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए वो फर्स्ट सिचुएशन के ऊपर था, जिसका आंसर एक यूनिक सॉल्यूशन था, इसलिए हमने उसको सॉल्व कर लिया और हम उसको सॉल्व कर पाए। ठीक है जी।
तो ये कंडीशंस हो गया यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट एंड नो सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इन दोनों को हम कहते हैं कंसिस्टेंट, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी, बट नो सॉल्यूशन को हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट, क्योंकि इसको सॉल्व करके कुछ भी वैल्यू नहीं आएगी, सॉल्व किया ही नहीं जा सकता। कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। यदि इन्हीं को ग्राफिकली देखा जाए तो यदि आप कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ग्राफ बनाओगे तो जो यूनिक सॉल्यूशन उसका ग्राफ हमेशा इंटरसेक्टिंग होगा, जबकि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का ग्राफ ऐसा बनेगा कि दोनों लाइन कोइंसाइड हो जाएगी, और नो सॉल्यूशन में ग्राफ ऐसा बनेगा कि दोनों लाइन पैरेलल होगी। सो पैरेलल लाइन का मतलब होता है नो सॉल्यूशन। मान लो इस क्वेश्चन को आप ग्राफिकल मेथड से कर रहे हो तो आप बनाइए ग्राफ। यदि ग्राफ बनाने के बाद दोनों लाइन पैरेलल हो गया तो इसका मतलब क्या है, नो सॉल्यूशन। यदि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट हो गया, कोइंसाइड हो गया, तब इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और यदि लाइन इंटरसेक्टिंग बन रहा है जैसा कि अभी हमने ग्राफ में बनाया था, तो ये सिस्टम है यूनिक सॉल्यूशन जिसको फाइंड करना पॉसिबल है। तो ये तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात थी। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर पूछे जाने की चांसेस हैं। ठीक है, सुनो, मैं आपको कई डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा अभी। सबसे पहला मेरे पास क्वेश्चन ये आ रहा है, देखो पढ़ो क्वेश्चन को। इक्वेशन है मेरे पास kx एंड प्लस 2y इज इक्वल टू 5। दूसरा इक्वेशन है मेरे पास 3x माइनस 4y इक्वल टू 10। ये दोनों इक्वेशन पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यदि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं भी होता तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते, उसके बाद हम किसी और टॉपिक के ऊपर बात करते। ठीक है, अब सबसे पहले क्या लिखा है, द सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन, पहला पार्ट है। तो मैं लिखूंगा फॉर यूनिक सोल्यूशन, फॉर यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन के लिए a1 by a2 is not equal to b1 by b2. a1 by a2 is not equal to b1 by b2 for unique solution. After cross multiplication we can say k is not equal to minus 3 by 2. So k क्या हो गया, minus 3 by 2 के इक्वल नहीं है। So therefore दिस इज द आंसर फॉर यूनिक सोल्यूशन। यदि k की वैल्यू -3/2 नहीं होगी तो यूनिक सोल्यूशन होगा, और -3/2 होगी तो यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा। ओके, सेकेंड पार्ट में क्या लिखा है, नो सोल्यूशन। तो मैं लिखूंगा फॉर नो सोल्यूशन k डिवाइडेड बाय 3, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2 for no solution। तो ये बन गया k by 3 is equal to -1 by 2 is not equal to 1 by 2। तो यदि मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो k is equal to -3 by 2 is not equal to 3 by 2। यहाँ पे दो आंसर आ रहा है, एक तो कह रहे हैं कि k -3/2 होना चाहिए और दूसरा k 3/2 नहीं होना चाहिए। यदि इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तभी नो सॉल्यूशन बनेगा। तो नो सॉल्यूशन में दो आंसर है, इक्वल टू बी और नॉट इक्वल टू बी। राइट, नेक्स्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मेरे पास। अब ये क्वेश्चन को पढ़िए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन हमने क्या पढ़ा, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is also equal to c1 by c2। तो for infinite many solution we can make the equations for infinite many solutions we can say 2 divided by a plus b is equal to 3 divided by 2a minus b is equal to 7 divided by 3a and plus 3b plus 3। यदि आपको क्लास लंबी लग रही हो तो वीडियो को पॉज करो, पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फिर अगले टॉपिक पे आओ। टॉपिक बाय टॉपिक कंप्लीट करो। यदि आपको वन शॉट रिवीजन करना है तो पूरा देख डालो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है जी, सुनो, अब मेरे पास एक इक्वेशन बन रहा है। इस इक्वेशन को टू इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करके ए एंड बी की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करूंगा। कैसे, देखो, मैं सबसे पहले इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं। इन दोनों को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, ये देखो 4a minus 2b is equal to 3a and plus 3b।
यदि मैं सबको लेफ्ट साइड में ले आता हूं तो a और -2b एंड -3b क्या बन जाएगा, a माइनस 5b इज इक्वल टू 0। दिस इज वन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, अगला यदि मैं इन दोनों को देखता हूं, इन दोनों को, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या बनेगा, 9a प्लस 3 3 जा 9b एंड प्लस 9 इज इक्वल टू 7 2 जा 14a माइनस 7b। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5a एंड माइनस 16b इज इक्वल टू 9। फिर से चेक करता हूँ, 14a माइनस 9 इज 5a एंड माइनस 7b और माइनस 9b इज कॉल माइनस 16b इज इक्वल टू 9। अब यदि इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन किसी मेथड से सॉल्व किया जाए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो आइडिया क्या था कि सबसे पहले इनफाइनाइट सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट लगाओ, फॉर्मूला लगाओ और दो इक्वेशन बना के उसको सॉल्व कर दो। ना इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो आप। इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये बन जाएगा 5a माइनस 25b इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 को एज इट इज रखो, 5a माइनस 16b इक्वल टू 9। एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर दो, साइन चेंज हो जाएगा, -25 प्लस 16 इज -9b इज इक्वल टू -9। देन b कैन बी रिटन ए 1 और b की वैल्यू को यदि मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन 1 में तो a इक्वल टू क्या आएगा, 5। सो a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 1 इज द आंसर। यही पूछा गया, पढ़ो क्वेश्चन को, क्या पूछा गया, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के ऊपर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने तीनों टाइप का क्वेश्चन आपको बताया, यूनिक सॉल्यूशन में कैसा आएगा, नो सॉल्यूशन में कैसा आएगा और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में क्या आएगा। तो हमने ये सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए। लीनियर इक्वेशन में जो टॉपिक्स था हमने कंप्लीट कर लिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड एंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो है डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के ऊपर जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उसमें क्या करते हैं, बहुत आसान होता है। स्टेटमेंट को पढ़ो, इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो। सॉल्व करने के लिए आपके पास कई मेथड है, तो मैं कुछ एग्जांपल लेके बताता हूं। मेरे पास एक क्वेश्चन है, बट इसके पहले एक और क्वेश्चन लेता हूं। ये सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं पहले। ये देखो, मेरे पास एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बेस्ड क्वेश्चन है। द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। जब भी आप किसी क्वेश्चन में फ्रैक्शन के बारे में बात करते हो, देखो मैं एक जनरल आइडिया बताता हूं कि वर्ड प्रॉब्लम में करना क्या है। जब भी हम किसी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़िए और लास्ट लाइन से पता करिए डिटरमाइन, क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है। वहां से आपको पता चलेगा कि किन टर्म्स को हमें वेरिएबल कंसीडर करना है। तो सबसे पहला स्टेप यह होना चाहिए कि हाउ टू कंसीडर द वेरिएबल्स। वेरिएबल को कंसीडर कैसे किया, किसको एक्स और किसको वाई लिया जाए, सबसे पहला काम ये करो। और जब एक्स एंड वाई मिल जाए तो फिर क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो और एक्स एंड वाई को सब्स्टिट्यूट करते हुए इक्वेशन बना लो। आफ्टर मेकिंग द इक्वेशन वी कैन सॉल्व द इक्वेशन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में लिखा है डिटरमाइन द फ्रैक्शन। तो मैं एक काम करता हूं, लेट a fraction be x divided by y। तो मैंने क्या किया, मैंने न्यूमरेटर को x और डिनोमिनेटर को y मान लिया। न्यूमरेटर को x, डिनोमिनेटर को y मान लिया। अब क्वेश्चन को पढ़ता हूं और इक्वेशन में कन्वर्ट करता हूं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द denominator, 3 less than twice the denominator. Okay, so it is called x minus x plus y minus 2y x minus y is equal to -3. This is the first equation. आगे बढ़ो, if the numerator and denominator are decreased by 1, okay, numerator and अगला इक्वेशन में बना रहा हूं, and numerator and डिनोमिनेटर आर डिक्रीज्ड बाय 1। न्यूमरेटर 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, डिनोमिनेटर 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज्ड बाय 1, द न्यूमरेटर बिकम्स हाफ द डिनोमिनेटर। ओके, तो यहां पे हो क्या रहा है, न्यूमरेटर बिकम्स मतलब इक्वल टू हाफ द डिनोमिनेटर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाता हूं, 2x minus 2 is equal to y minus 1, then we can say 2x minus y is equal to 2 minus 1, 1. This is the second equation. So we got equation 1 as well as equation 2.
The most important thing in word problem is to read the statement, identify the variable x and y, read the question again, try to make two equation and then solve the equation. अब तो कोई चैलेंज है ही नहीं, सॉल्व के ऊपर तो बहुत सारे क्वेश्चन आप कर चुके हो. नाउ वी कैन सॉल्व बोथ द इक्वेशन. तो मैं इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से ट्राई कर लेता हूँ. x माइनस वाई इक्वल टू -3 एंड 2x माइनस वाई इक्वल टू 1. यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया. माइनस एक्स इक्वल टू -4, एक्स इक्वल टू 4 एंड एक्स इक्वल टू 4 का मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ. तो माइनस वाई इक्वल टू एक्स इक्वल टू 4 पुट करता हूँ तो 4 एक्स की जगह पुट किया 4 माइनस वाई इक्वल टू -3, वाई इक्वल टू 4 प्लस 3 7, वाई इक्वल टू 7. तो वी गॉट द आंसर 4/7. देयरफॉर फ्रैक्शन जो हमें पता करना था दैट विल बी 4/7. सो आंसर क्या आ गया? 4/7, राइट. आंसर आने के बाद इस आंसर को पुट करते हुए क्वेश्चन को पढ़ के देखो, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये हमें चेक करना पड़ेगा. आप कर सकते हो. द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 4 + 7 11 इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर. यस, 14 - 3 11 बिल्कुल सही है. तो गिवन स्टेटमेंट में आप आंसर आने के बाद पुट करके देख सकते हो. यदि सेटिस्फाई कर रहा है तो आपने बिल्कुल सही किया है. ओके, अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं. मेरे पास अगला क्वेश्चन 2 डिजिट नंबर को. जब भी किसी क्वेश्चन में 2 डिजिट नंबर आता है, एक जनरल आइडिया सुनो पहले. यदि आप क्वेश्चन को पढ़ते हो और इसमें लिखा है और 2 डिजिट नंबर्स, तो 2 डिजिट नंबर्स के सभी क्वेश्चन में एक सिंपल आइडिया काम करता है. वो ये है कि लेट the digit at units place be x and the digit at tens place be y. Therefore the number can be written as 10y plus x. यदि मैं यूनिट प्लेस के डिजिट को x मान लेता हूं, टेंस प्लेस के डिजिट को y मान लेता हूं, सो नंबर विल बी 10y plus x. ये हर एक उन क्वेश्चन में करेंगे जहां पे 2 डिजिट नंबर के बारे में बात की जाएगी, और इसके बाद हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे. तो अब देखिए पहला लाइन, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर. ओके, according to question, the sum of 2 digit number and number formed by the interchanging the digit, मतलब ये 10x plus y हो जाएगा. 2 digit number और डिजिट को इंटरचेंज करके जो नंबर बना, उन दोनों नंबर्स का सम 132 है. The sum of 2 digit number and the number formed by interchanging the digit. दो नंबर तो 10y plus x था, इंटरचेंज करके क्या बनेगा 10x plus y. तो 10y plus x plus 10x plus y 132. इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूं. लाइक टर्म को हमने ऐड कर दिया, 11 को कॉमन लो और राइट हैंड साइड में ले जाकर डिवाइड कर दो. सो x plus y इज इक्वल टू 11 बन जाए 11 to 22 इज द फर्स्ट इक्वेशन. वी गॉट द फर्स्ट इक्वेशन. आगे पढ़िए, दूसरा इक्वेशन बनाते हैं. इफ 12 इज एडेड टू द नंबर एंड जो नंबर था 10y plus x, if 12 is added to the number, okay, the new number becomes 5 times the sum of the digit. नया नंबर क्या बना? 5 times the sum of the digit. ओके, सो इसको भी मैं इक्वेशन में कन्वर्ट करता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में. 10y plus x plus 12 इक्वल टू 5x plus 5y. तो यदि मैं सबको राइट साइड में ले जाऊं तो 4x minus 5y इक्वल टू 12. ये हमारा दूसरा इक्वेशन है. अब मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा एंड x एंड y पता करूंगा. We can solve both the equation to find the value of x and y. After getting x and y, we can put in the place of number, you will get the exact number. क्योंकि हमें नंबर ही पता करना था. ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं. इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें तो 5x एंड प्लस 5y इज इक्वल टू 60.
एंड 4x माइनस 5y इक्वल टू 12, तो ये हो गया 9x इज इक्वल टू, ऐड कर रहे थे ना, 72, x इज इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू क्या आएगा, x इक्वल टू 8 फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया है तो y 4 आएगा। सो देयरफॉर नंबर विल बी, तो देयरफॉर नंबर क्या था 10y प्लस x, तो 10 इंटू 4 40 प्लस 8 48, तो आंसर इज 48। आंसर आने के बाद आप क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में लिखा था कि 48 और नंबर इंटरचेंज करके जो बना 84, 48 प्लस 84 132 आना चाहिए, आ रहा है क्या देखो चेक करो, 48 प्लस 84, 48 और इंटरचेंज करके क्या बना 84, तो 48 प्लस 84 132 आ रहा है क्या, 8 प्लस 4 12, यस आ रहा है, बिल्कुल सही है, तो हमारा कैलकुलेशन सही था। वर्ड प्रॉब्लम बहुत आसान है, आपने क्लास 8 9 और ये पीछे की जितनी भी क्लास से आपने पढ़ी है लीनियर इक्वेशंस के ऊपर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर, जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स आपने किए, स्टेटमेंट को पढ़ा, इक्वेशन फॉर्म किया, ठीक है। बट यहाँ पे और भी कई डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज ऑफ द पर्सन। एज ऑफ द पर्सन का बेसिक आइडिया क्या है, जब भी आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो बेस्ड ऑन एज ऑफ द पर्सन, तो यहाँ पे हमेशा 3 सिचुएशन बनेगी, प्रेजेंट एज, पास्ट एज एंड फ्यूचर एज। इन तीनों में से कोई भी 2 सिचुएशन दिया होगा, इक्वेशन बन जाएगा। प्रेजेंट एज, सबसे पहला काम करो एज वाले क्वेश्चन में कैरेक्टर्स आइडेंटिफाई करो, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर, और फिर उसके टेंसेस के बारे में जाओ। प्रेजेंट सिचुएशन में उसका एज कितना है, जैसे मेरी एज मान लो अभी 25 है, तो 5 साल पहले कितनी थी 20, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी 30। तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। हाउ मेनी कैरेक्टर्स, जनरली क्वेश्चन 2 कैरेक्टर होंगे, 2 ब्रदर्स या फादर एंड सन, ठीक है, या 2 सिस्टर्स या ब्रदर एंड सिस्टर, 2 फ्रेंड्स, इस तरह क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 30 ईयर्स मोर देन ट्वाइस दैट ऑफ सन एज। देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चन को आप पढ़ते हो, सबसे पहला काम करो कि आप कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करो और उनके प्रेजेंट एजेस को मान लो। तो हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर, 2, यहां पे 2 कैरेक्टर है, फादर एंड दूसरा कैरेक्टर है सन। पढ़िए क्वेश्चन को, फादर एंड सन। मैंने इन दोनों के प्रेजेंट एजेस को x ईयर्स एंड y ईयर्स मान लिया। क्या मान लिया मैंने, प्रेजेंट एजेस, ये है प्रेजेंट। हर एक क्वेश्चन जो एज बेस्ड क्वेश्चन होता है उसमें पहले मान लो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x एंड सन बी y। नाउ रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू मेक द इक्वेशन। प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज, ओके, x इज 30 year more than twice the age of son. We got the first equation, x minus 2y is equal to 30. After 10 years, 10 साल के बाद, ओके, 10 साल के बाद फादर का एज x प्लस 10 हो जाएगा और सन का एज y प्लस 10 हो जाएगा। अब जो इक्वेशन बनेगा वो x प्लस 10 y प्लस 10 पे बनेगा। आफ्टर 10 ईयर्स, यदि प्रीवियस होता, एगो होता तो हम सब्ट्रैक्ट करते, आफ्टर है तो हमने ऐड किया। After 10 years, the age of father. Okay, now x plus 10, age of father, will be thrice the age of son, y plus 10. So ये बन गया x plus 10 is equal to 3y plus 30, ब्रैकेट हटा दिया हमने और एक इक्वेशन बना x minus 3y is equal to 20. दूसरा इक्वेशन है, we can solve these 2 equations to find x and y, that will be the प्रेजेंट एज ऑफ द फादर। बट इस क्वेश्चन में और एक इंपॉर्टेंट बात है, लास्ट लाइन को पढ़ो, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। हालांकि जनरली वर्ड प्रॉब्लम मेथड नहीं लिखा होता है, बट यदि मेथड लिखा है तो उसी मेथड से करना पड़ेगा। आप जल्दीबाजी में इसको एलिमिनेशन मेथड से कर लोगे तो बिल्कुल भी मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज वी नीड टू सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, इक्वेशन 1 से x पता कर लो, 30 प्लस 2y, और इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में x की जगह पुट कर दो, 30 प्लस 2y माइनस 3y इक्वल टू 20, वी कैन से इट इज माइनस y इक्वल टू माइनस 10, देन y इक्वल टू 10। सो वी गॉट y इक्वल टू 10, और y इक्वल टू 10 को यदि मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूं तो 50 आ जाएगा, x इक्वल टू 50 आ जाएगा। सो फाइनल आंसर आ गया, फादर्स एज 50 ईयर्स एंड सन एज 10 ईयर्स। एज बेस्ड क्वेश्चन में क्या कहा मैंने, कैरेक्टर बनाओ,
प्रेजेंट सिचुएशन को देखो, पास्ट या फ्यूचर को देखो और इक्वेशन बनाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। जिन क्वेश्चन में स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के बारे में बात की जाती है वहां पे एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हमेशा काम करता है और वो करता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जरूरत पड़ने पे इस रिलेशन को हम यूज कर लेंगे। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के क्वेश्चन में यही एक इंपॉर्टेंट बात है कि आप इस रिलेशन को यूज करोगे। बाकी आइडिया सेम है, क्वेश्चन को पढ़ो, लास्ट लाइन से ये पता करो कि हमें मान एक्स एंड वाई किसको मान लेना है और फिर सॉल्व करो, फिर इक्वेशन बनाओ। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। A man travels 6 kilometers partly by train and partly by car. Okay, if he covers 400 kilometers by train and rest of the car, it takes him 6 hours and 30 minutes. Okay, but if he travels 200 kilometers by train and the rest by car, it takes half an hour longer, मतलब 7 hours. Find the speed of train and that of car. Last line क्या है? Speed of train and speed of car. It should be x and y. सबसे पहला काम वेरिएबल्स क्या होगा? वेरिएबल्स क्या होगा? यहां पे वेरिएबल्स है एक्स एंड वाई। क्या? स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड स्पीड ऑफ द कार। तो मैं लिखूंगा लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार बी वाई किलोमीटर पर आवर। राइट, स्पीड ऑफ ट्रेन पता चल गया और स्पीड ऑफ कार पता चल गया। ठीक है जी। अब मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं, सिचुएशन को समझता हूं। पहला सिचुएशन कुछ ऐसा है कि 400 किलोमीटर ट्रेन से जाएगा एंड 200 किलोमीटर कार से जाएगा। डिस्टेंस दिया गया और स्पीड हमने मान लिया था x किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर पर आवर। तो जब मुझे डिस्टेंस और स्पीड पता चल गया तो वी कैन फाइंड द टाइम। व्हाट इज टाइम? इट शुड बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां पे टाइम कितना लगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस यहां पे टाइम कितना लगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और ये टोटल टाइम कितना है? 6.5 घंटे। फर्स्ट सिचुएशन से मुझे एक इक्वेशन मिल गया और इस इक्वेशन को मैं ऐसा लिख लेता हूं 400 प्लस एक्स प्लस 200 बाई वाई इज इक्वल टू 13/2। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सिचुएशन नंबर 2 को आगे पढ़ो, क्वेश्चन में लिखा बट उल्टा। यदि 200 किलोमीटर ट्रेन से एंड 400 किलोमीटर कार से जाता है, इसका स्पीड x किलोमीटर पर आवर और y किलोमीटर पर आवर, तब इसको आधा घंटा ज्यादा लगता है, मतलब 7 घंटे लगते हैं। तो अब क्या होगा? टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड एंड प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू 7 आवर। ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। यू नो हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ इक्वेशन? हमने बताया था अभी आपको, मैं दोबारा सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूं। इक्वेशन बनाना इंपॉर्टेंट है, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना आपको आता है। हमने इस तरह क्वेश्चन किए थे अभी। आप इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो और इक्वेशन 2 को एज इट इज रखो तो 400 बाई वाई कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी। तो आपने देखा स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम में एक इंपॉर्टेंट बात है कि 2 चीजें पता कर लो, स्पीड, डिस्टेंस या टाइम में से, और तीसरा इस रिलेशन से पता करो जो रिलेशन ऊपर लिखा है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम जैसे वर्ड यूज किए गए हैं। डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, ये क्या चीज है दोनों? जब भी अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम के बारे में बात की जाएगी, हमेशा क्वेश्चन के लास्ट लाइन को पढ़ोगे तो इसमें लिखा होगा कि स्पीड ऑफ बोट पता करो इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम पता करो। 2 चीजें पता करनी। स्टिल वाटर में बोट का अपना स्पीड क्या है और स्ट्रीम का स्पीड क्या है, इन दोनों को हम एक्स एंड वाई मान लेंगे। जब भी अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम के क्वेश्चन आएंगे तो उसका जनरल आइडिया क्या है, सुनो। लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इसका मतलब ये बोट का अपना स्पीड है, बी x किलोमीटर पर आवर एंड
स्पीड ऑफ स्ट्रीम it should be y किलोमीटर पर आवर, राइट। सो बोट का अपना स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और स्ट्रीम का स्पीड y किलोमीटर पर, यदि कोई बोट डाउन स्ट्रीम में जाता है, मतलब ये रिवर की बात की, रिवर की बात की जा रही, रिवर में वाटर फ्लो का एक डायरेक्शन होता है, समुंदर की बात नहीं की जा रही, नई झील की बात की जा रही है। झील में यदि आप बोटिंग करते हो तो स्टिल वाटर होता है और बोट अपने स्पीड से चलती है। सी में इसका फ्लो बिल्कुल अलग अलग होता है, तो बोट का अपना स्पीड से इसको कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। जबकि रिवर में वाटर फ्लो का एक स्पीड होता है। यदि बोट रिवर के अंदर वाटर फ्लो के डायरेक्शन में चल रही है तो बोट का अपना स्पीड बढ़ जाएगा। मान लो बोट का अपना स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है एंड 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वाटर ही फ्लो हो रहा है, तो बोट का स्पीड 35 हो जाएगा। इसको हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम। और यदि रिवर में बोट वाटर फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तब इसमें स्पीड ऑफ बोट कम हो जाएगा, क्योंकि वाटर इसको अपोज कर रहा है और वो 30 - 5 25 किलोमीटर पर आवर रह जाएगा। तो जब भी मैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम की बात करता हूं तो हमेशा ये दो चीजें सबसे पहले पता किया करो, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। इसको मैं कह सकता हूं इट शुड बी x + y। डाउन का मतलब सेम डायरेक्शन, एंड स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम मतलब स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में, तब बोट का स्पीड यहां पे x - y किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है जी। तो बोट का स्पीड डाउन स्ट्रीम में x + y होता है, अप स्ट्रीम में x - y होता है। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं इक्वेशन क्या बनेगा। तो सबसे पहले लिखो, अ बोट गोज 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 24 डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर। ओके, टाइम के बारे में बात की जा रही है। ओके, तो यदि मैं 16 किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन स्पीड लेता हूं, अप स्ट्रीम का स्पीड x - y एंड प्लस 24 किलोमीटर डिस्टेंस बाई डाउन स्ट्रीम का स्पीड x + y है, तो टोटल टाइम मुझे 6 घंटे लगते हैं। सिंपल, जैसा पिछले क्वेश्चन में लगाया था, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहां भी लगाया हमने, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना था अप स्ट्रीम में 16 और स्पीड कितना x - y, एंड डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में कितना 24 और स्पीड कितना x + y, टोटल 6 आवर्स है। ओके, अगला इक्वेशन। ओके, 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड प्लस 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन द सेम टाइम। तो टाइम सेम लग रहा है, ये इक्वेशन 1 और 2 बना। इक्वेशन बनाना बहुत आसान था यहाँ पे, बट याद रखो जब भी अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम के बारे में बात की जाएगी, हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि पहले हम स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर पता कर ले, फिर स्पीड ऑफ द स्ट्रीम पता कर ले, फिर डाउन स्ट्रीम में कितना स्पीड होना चाहिए x + y एंड अप स्ट्रीम में कितना होना चाहिए। उसके बाद हम क्वेश्चन के स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाए। बट ये इक्वेशन दिखने बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है और इस तरह के इक्वेशन हमने सॉल्व किए नहीं है। इसका आइडिया क्या है, सुनो। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेता हूं। मैं एक काम करता हूं, x + y को, एक काम करता हूं, पहले माइनस है ना, पहले माइनस को लेते हैं। x - y को मैं u मान लेता हूं और x + y को मैं v मान लेता हूं। अब जो इक्वेशन हमारा बनेगा वो बनेगा 16 डिवाइडेड बाई u एंड प्लस 24 डिवाइडेड बाई v इज इक्वल टू 6। दूसरा इक्वेशन बनेगा 12 डिवाइडेड बाई u एंड प्लस 36 डिवाइडेड बाई v इज इक्वल टू 6। इसको सॉल्व करना आपके लिए आसान है क्योंकि इस तरह के इक्वेशन में सॉल्व किए हैं। तो सबसे पहले आप इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को सॉल्व करके u एंड v पता करो। आफ्टर गेटिंग u एंड v वी कैन पुट दैट इन द गिवन सब्स्टिट्यूशन, तो हमें x एंड y मिलेगा। तो मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ तो और आसान हो जाएगा ये। मैं एक काम करता हूँ, दोनों तरफ 3 से कैंसिल करता हूँ, 3 से नहीं 2 से कैंसिल करता हूँ, तो ये मुझे मिलेगा 8 × 2 = 16 और ये मुझे मिल जाएगा 12, और इधर भी 2 से कैंसिल करता हूँ तो 3 आता है। अच्छा, इस इक्वेशन में क्या करूँ, मुझे कोएफिशिएंट इक्वल बनाना है, 3 से कैंसिल करता हूँ तो 4 × 3 =
एंड 12 3 जा, एंड ये बन जाएगा 2, 3 से कैंसिल किया। फायदा क्या हुआ, अब मेरे पास कोफिशिएंट्स इक्वल आ गए, 8 बाई यू एंड प्लस 12 बाई बी इक्वल टू 3 एंड 4 बाई यू एंड प्लस 12 बाई बी इक्वल टू 2। अब मेरे पास कोफिशिएंट्स इक्वल आ गए, मैं इसको सब्ट्रैक्ट करके u पता कर सकता हूँ। 4 बाई यू इज इक्वल टू 1, देन u इज इक्वल टू 1 बाई 4, और u को पुट कर दें इक्वेशन 3 या इक्वेशन 4 में तो v मिल जाएगा, और u एंड v दोनों मिल गया, उसको यहां पुट कर देना इक्वेशन a में तो x एंड y मिल जाएगा, और x एंड y ही पता करना था इस क्वेश्चन में, राइट। तो कैलकुलेशन कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट बात थी कॉन्सेप्ट, इक्वेशन बनता कैसे है। तो ये सभी वर्ड प्रॉब्लम में आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हाउ टू मेक द इक्वेशन को हम बनाते कैसे हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास है जो कि वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनो। अब मेरे पास जो क्वेश्चन है वो फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर है जी। ओके, आप पढ़िए क्वेश्चन को, रीड द क्वेश्चन को पढ़ के देखो क्या है। क्वेश्चन को पढ़िए। अ कार रेंटल चार्जेज इन अ सिटी। ओके, कार रेंटल जो कैब होती है ना, टैक्सी, उसके बारे में बात की जा रही है। इन अ सिटी कॉम्प्राइज फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ जर्नी ऑफ 8 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 111 एंड फॉर द जर्नी ऑफ 12 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 159। मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने कहा था पहले ये समझने की कोशिश करो कि एक्स एंड वाई किसको लिया जाए। लिखा है व्हाट विल बी द पर्सन हैव टू पे ट्रैवलिंग डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर। ओके, तो यहाँ पे दो तरह के चार्जेस हैं। पहला है लेट फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज एक्स। मतलब यदि आपने कैब बुला ली, टैक्सी बुला ली, तो 100 रुपये तो आपको देना ही पड़ेगा, एंड प्लस पर किलोमीटर वाई रुपीज भी देना पड़ेगा, एंड पर किलोमीटर चार्ज जो है वह है रुपीज वाई। मतलब क्या है, यदि तुम 5 किलोमीटर ट्रेवल करते हो तो 100 रुपीज एंड प्लस 5 वाई रुपीज। 100 रुपीज तो फिक्स्ड है जो कि देना ही है, एंड प्लस पर किलोमीटर वाई रुपीज भी देना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यदि मैं इक्वेशन बनाता हूं, सुनिए। फॉर ए जर्नी ऑफ 8 किलोमीटर, ओके, तो सबसे पहले फिक्स्ड कॉस्ट 100 रुपीज एंड प्लस 8 किलोमीटर का 8 वाई रुपीज, एंड टोटल हो गया 111 रुपीज। वेरी गुड। एंड फॉर द जर्नी ऑफ 12 किलोमीटर 100 रुपीज तो देना ही है, एंड पर किलोमीटर का वाई रुपीज 12 वाई इज इक्वल टू 159। ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया। व्हाट विल अ पर्सन, ओके, पहले मैं एक्स एंड वाई पता करता हूं, फिर क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। ओके, सो सॉल्व दिस टू इक्वेशन एंड फाइंड एक्स एंड वाई। सॉल्व करो, सब्ट्रैक्ट कर दिया, -4 वाई इक्वल टू -48, देन वी कैन से y इज इक्वल टू 12, और y इज इक्वल टू 12 को यदि मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन 1 में, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 111 माइनस 96। सो x कैन बी रिटन एज 11 96 ना, 11 और प्लस 4 15, यस 15। So we got x equal to 15 and y equal to 12. So for 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा? तो आप देखो, पहले तो आपको 15 रुपये देना पड़ेगा। फिक्स चार्ज कितना है? 15 रुपीज, एंड प्लस पर किलोमीटर का 12 रुपीज, तो कितना आएगा? 15 रुपीज एंड प्लस 12 5 60, यू विल गेट ₹75। तो आपको कितना देना पड़ेगा? 75 रुपीज देना पड़ेगा, राइट। सो जब भी देखो इस तरह के कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लो आप लाइब्रेरी से बुक लाते हो, तो उसका बुक का कॉस्ट कैसा होता है कि आप यदि बुक लाए तो 3 रुपया लगेगा, एंड यदि आप 2 दिन से ज्यादा डिले करोगे तो 1 रुपया पर डे लगेगा। यहाँ भी 2 तरह के चार्जेस होते हैं। यदि आप किसी हॉस्टल में रहते हो तो पहली चीज उसमें होती है फिक्स्ड रेंटल, ये 1000 रुपया हॉस्टल का फीस है, और फिर जब खाना खाओगे तो हर दिन का 50 रुपया लगेगा। तो ये तरह के जितने भी क्वेश्चन है इसमें वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है आप इसमें सबसे पहले 2 चीजें मान लो, फिक्स्ड क्या है और वेरिएबल क्या है। फिक्स्ड क्या है, वेरिएबल क्या है, पर किलोमीटर, पर डे, इस तरह के चार्जेस को वेरिएबल मान लेते हैं। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन मेरे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, एक रेशियो के ऊपर क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है। द मंथली इनकम ऑफ
ए एंड बी आर इन द रेशियो, ओके, इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, इसका क्या रिलेशन होता है, इसको आप प्रैक्टिकली सोच सकते हो। इनकम हमारी 10,000 रुपये है, एक्सपेंडिचर मैं 6,000 करता हूं तो सेविंग 4,000 रुपये होगी। ये एक रिलेशन होता है जिसको हम यहां पे यूज करने वाले हैं। वी नो दैट इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। यदि इनकम में एक्सपेंडिचर को सब्ट्रैक्ट किया तो सेविंग होगी। पढ़िए, द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी, ओके, लेट मंथली इनकम of two person A and B be 5x rupees and 4x rupees। रेशियो को हमेशा इस तरह से कंसीडर किया जाता है। एंड मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी, ये कितना है जी, 7:5, तो इसको मैं 7y एंड 5y मान लेता हूं। सो ए का एक्सपेंडिचर और इनकम मिल गया और बी का इनकम एक्सपेंडिचर मिल गया। इन दोनों का सेविंग 3,000 रुपए है। फाइंड द मंथली इनकम फीस, ओके। सो इक्वेशन बन रहा है, ये देखो, ए के बारे में पहले देखो, ए के बारे में देखो, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। बी का देखो, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। तो ये एक फॉर्मूला है जिसको इस तरह के क्वेश्चन आप यूज कर सकते हो इक्वेशन बनाने के लिए। अब इन दोनों इक्वेशन को आप एलिमिनेशन या किसी मेथड से सॉल्व करो, एक्स एंड वाई की वैल्यू आएगी, और एक्स की वैल्यू को यदि 5 और 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ए एंड बी का इनकम मिल जाएगा, राइट। डन। लीनियर इक्वेशन के ऊपर जितने भी डिफरेंट टाइप के पॉसिबल क्वेश्चन थे हमने कोशिश की है उसको सॉल्व करने की। बाकी क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिए, प्रैक्टिस करिए, आइडियाज मैंने आपको बता दिया है। लीनियर इक्वेशन पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट किया। आप इस पूरे वीडियो को देखने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी बेस्ड रेफरेंस बुक्स या असाइनमेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कहीं से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और यदि किसी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो उस कॉन्सेप्ट को दोबारा रिवाइंड करके देखो। यदि किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो ऑनलाइन मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे जाओ, वहां पर सर्च बटन में सर्च करो, हो सकता है उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाए। और फिर भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। यदि इस चैप्टर का और ज्यादा डिटेल टॉपिक वाइज वीडियो देखना चाहते हो तो ऑनलाइन मैथ्स का ऐप डाउनलोड कर लो गूगल प्ले स्टोर से। ऑनलाइन मैथ्स का ऐप डाउनलोड कर लो और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो और इस चैप्टर को और ज्यादा डिटेल में पढ़ सकते हो। बट चैप्टर रिवीजन के लिए इतना काफी था, ठीक है। तो सब्सक्राइब करिए चैनल को। यदि आगे के चैप्टर को भी आपको पढ़ना है तो आपको नोटिफिकेशन मिलता चला जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो, ओके।